Hello student, this is Ramakrishna sir, मैथमेटिक्स फैकल्टी श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़। जो जेई एडवांस 2025 में पूछे गए सवाल को हम अभी सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग रेडी है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। Let P x1, y1 and Q x2, y2 be two distinct points on the ellipse. एलिप्स बोल दिया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन जब भी करते हैं हम क्या करते हैं, साथ साथ हम डायग्राम भी बना लेते हैं। तो क्या दिया है एलिप्स का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 दे दिया है। इसको हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उससे कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बताओ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, +r-3, बी का वैल्यू +r-2। ओके, और ए का वैल्यू बी से क्या है, बड़ा है, 3 जो है वो 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब ऐसा बनने से क्या है, कैसा एलिप्स बनेगा, कैसा वाला बनेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन गया हमारा। ठीक है, तो हमारा डायग्राम एलिप्स का ऐसा आएगा। समझ में आया? ठीक है, अब इसके ऊपर 2 पॉइंट्स को हम लेना है। पहले इस पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं वो ए कोऑर्डिनेट लेते हैं, उसका आंसर हो जाता है a,0 विच इज 3,0 और इसको हम ए डैश बोलते हैं -3,0। ये 0,2 है, ये 0,-2 है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। such that y1 is greater than 0, y2 is greater than 0, मतलब ये जो p का जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव, y का कोऑर्डिनेट्स है जो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हमको पॉइंट्स को ऊपर रीजन में लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। ठीक है, ओके, लेट्स सी डिनोट द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, एक सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसका क्या प्रॉपर्टी रहना चाहिए, बोलिए। इसका सेंटर क्या है, सेंटर 0,0 और रेडियस का वैल्यू 3 होना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वैल्यू 9 हो गया, तो रेडियस वैल्यू 3 होना चाहिए। तो इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका सेंटर इधर है 0,0 और रेडियस 3 यूनिट तो है, इधर पास होना चाहिए और इस साइड भी इस पॉइंट से पास होना चाहिए। अगर हम डायग्राम इसका बना देते हैं तो सर्किल ऐसा बनना चाहिए। बन गया सर्किल, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके गुड। अब जो पॉइंट्स है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, क्या बोल रहा है, सपोज दैट x इज इक्वल टू x1 इंटरसेक्ट द c एट r एंड x इज इक्वल टू x2 इंटरसेक्ट द सर्किल एट s। सो x इज इक्वल टू x1, तो x1 कितना है इधर, तो जो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये हमारा p पॉइंट है और एक q पॉइंट है इसका x2। तो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, ये यहाँ x1 आएगा और यहाँ x2 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू x1 लाइन कैसा बनना चाहिए, x इज इक्वल टू x1 एक वर्टिकल लाइन ही तो बनेगा ना, x इज इक्वल टू x1 एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये जाके सर्किल को कहाँ टच कर रहा है, बोल रहा है आर के ऊपर। अब इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। और ऐसा ही x इज इक्वल टू x2 जो लाइन है वो भी सर्किल को 2 पॉइंट्स पे टच करना, एक 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, लेकिन उसने s का नाम बोल दिया है, तो देखते हैं कि ऊपर वाला लेना है नीचे वाला लेना है। ठीक है, such that the y coordinates of r and s are positive, तो मतलब आपको इधर ही पॉइंट लेना है r and s। समझ में है इतना तक? अब ये जो सर्किल बना है, ये क्या कर रहा है, एलिप्स को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ऐसा सर्किल का एक प्यारा सा नाम है, क्या नाम है बच्चे, इस सर्किल को क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी सर्किल ही तो बोलेंगे ना, ऑक्सिलरी सर्किल बोल दिया, ऑक्सिलरी सर्किल है बोल के। अब ऑक्सिलरी सर्किल का एक प्रॉपर्टी रहता है, एक क्या प्रॉपर्टी है, ये जो पॉइंट P से अब हमने एक्सटेंड कर लिया वो R पे टच हो रहा है, ये P एंड R पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ही तो बोलेंगे। और जब P का कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, P का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, ये cos थीटा कामा B sin थीटा लिखेंगे ना, एलिप्स का ऊपर पॉइंट है, ये cos थीटा कामा B sin थीटा लिखते थे। वो थीटा वैल्यू जो है वो कैसे लेंगे, थीटा वैल्यू, थीटा को हम ओरिजिन से ज्वाइन करने से ऐसा नहीं लेता है, जिस पॉइंट को हमने ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर जो पॉइंट है उसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर लिए, तब जाके जो थीटा बनता है वो पॉइंट, वो जो थीटा है वो
पॉइंट देने में मदद करेगा। समझ में आया? जो थीटा वैल्यू है हमने डायरेक्टली यहां से जोड़ने से नहीं आता है, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्किल का ऊपर है उससे हम जोड़ना है। वो जाके कितना एंगल बनाएगा वो हमें मदद देता है कि जो पी का कोऑर्डिनेट देने में। समझे क्या? ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। लेट आर ओ एम इज π/6, तो बोल रहा है कि ये एंगल आर ओ एम है। आर ओ एम यहाँ कितना एंगल मेक कर रहा है? π/6, 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज आ गया, मतलब हमने पी का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अब थीटा वैल्यू क्या लगाना है यहाँ? π/6 ही तो लगाना है। cos π/6 sin π/6 आप जानते ही है, और a और b का वैल्यू तो ऑलरेडी पता ही है, तो हमको आराम से p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। चलो ठीक है। और SOM इसी तरीके से SOM का वैल्यू भी दे दिया है। जब SOM पता है, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है एलिप्स के ऊपर, SOM एंगल से हमको Q का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो हम मतलब हमको P और Q कोऑर्डिनेट्स मिल ही गए हैं। ठीक है, निकाल देंगे। सो क्या लिखे? P A cos θ1 B sin θ1। ठीक है, A 3 टाइम्स ऑफ cos θ1 cos π/6 2 sin π/6। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब लगाओ cos 30 √3/2 2 इंटू साइन 30 1/2। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गए और p का कोऑर्डिनेट आ गया 3√3/2 1। ओके, ऐसा ही हम किसका निकालेंगे? q का भी निकाल सकते हैं। q का क्या फॉर्मूला रहेगा? ये cos θ2 और b sin θ2। अलग अलग थीटा वैल्यूज लगाने से, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में थीटा एक वेरिएबल होता है, अलग अलग थीटा वैल्यूज लगाने से एलिप्स के ऊपर हमें अलग अलग पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म का। ठीक है, सो अब लगाओ 3 टाइम्स ऑफ cos θ2 कितना है? π/3 तो दिया है SOM एंगल, और 2 टाइम्स ऑफ sin π/3। वैल्यू निकालो। cos 60 डिग्रीज 1/2 एंड sin 60 डिग्रीज √3/2। अब ये आ गया है हमको 3/2 √3। इतना तक समझ में आया? तो ये पॉइंट जो है हमारा x1 y1 का पॉइंट बोला है, ये x2 y2 का पॉइंट बोल दिया है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लो। cos θ1 b sin θ2। ओके, ऐसा θ1 θ2 वैल्यूज दे दिया है, इसको यूज करके हम p एंड q वैल्यूज को हम निकालें। सही है? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। लेट मॉडुलस ऑफ xy डिनोट्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके ओके, नोटेशन का बारे में बोला है। देन ऑप्शंस दे दिया है। द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग p एंड q। अरे भैया इतना आसान। p का कोऑर्डिनेट पता है, q का कोऑर्डिनेट्स पता है, अब 2 पॉइंट्स पता है, उसका लाइन जॉइनिंग इक्वेशन जो चाहिए वो निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। एकदम बढ़िया सा टेक्निक है, आप लोग 10th क्लास में सीखे होंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको यूज करके हम लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का इक्वेशन तो निकाल सकते हैं। अब वो मेथड से कर सकते हैं। अब अलग मेथड जो शॉर्टकट है, पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन हमको पता ही है ना, x/a cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2 प्लस y/b sin θ1 प्लस θ2/2 which is equal to cos of θ1 माइनस θ2/2। कर सकते हैं ऐसा? ये याद है ये इक्वेशन? ठीक है, पी क्यू का कॉर्ड इक्वेशन हमको याद रखना चाहिए। तो x/a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये क्या वैल्यू? 3 cos θ1 प्लस θ2 30 प्लस 60 90 90/2 45 डिग्रीज। ऐसा ही y/2 sin 45 डिग्रीज cos, यहाँ क्या हो जाना चाहिए? बोलिए बोलिए। 30 माइनस 60 30 माइनस 60 माइनस 30/2 माइनस 15, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो माइनस cos ऑफ माइनस 15 क्या होना चाहिए? cos 15। cos 15 का वैल्यू आपको याद है नहीं है बच्चे? बोलिए, याद है? याद रखना चाहिए। क्या होना चाहिए cos 15 का वैल्यू? बोलिए। √3 प्लस 1/2 √2। सही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो। x/3 1/√2 प्लस y/2 1/√2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 √2 बन गया। तो √2 कैंसिल। अब यहां से आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो एलसीएम ले लो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और इधर क्या लिखा है √3 प्लस 1/2 ही तो बचा है। अब 6 उधर भेज दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6/2 इंटू √3 प्लस 1, 3 बार जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या आ गया पी क्यू का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1। ये हमारा पी क्यू का इक्वेशन आ गया है। अब ऑप्शन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। देख लो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग P and Q इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस √3। हमको क्या है 3 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 आया, ये तो दोनों सही है। ठीक, सो ऑप्शन 1 इज अ राइट आंसर। ओके गुड। अब सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग P and Q is 2x plus y is equal to 3 into 1 plus √3। ये सही है क्या, ये तो ये वाला अगर हमको सही आया बोले तो ये तो गलती है ना, सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ये सही बोलने के लिए 1 मार्क, ये रॉन्ग है बोलने के लिए 1 मार्क, बढ़िया है। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन, इफ n2 इज इक्वल टू x2 कामा 0, x2 कामा 0। अच्छा x2 क्या है, वो तो q का कोऑर्डिनेट ही तो है ना। ओके तो q का x कोऑर्डिनेट, x2 का वैल्यू हमको पता है, तो n2 का कोऑर्डिनेट हमको आराम से मिल जाएगा। n2 q, n2 पता है, q भी पता है, n2 s। अच्छा s किधर है, s किधर है, अब डायग्राम में देख लो s किधर है, q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट तो है s। ओके वो s पॉइंट किसका ऊपर लाई कर रहा है, s पॉइंट किसका ऊपर लाई कर रहा है, सर्किल के ऊपर ही, ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर ही है ना s पॉइंट। यहाँ देख लो अच्छे से कि s पॉइंट ऑक्सिलरी सर्किल पे है। अब p एंड q का जो ऐसा पॉइंट हमने निकाला, और r एंड s का भी पॉइंट निकाल सकते हैं, वो सर्किल के ऊपर है, तो सर्किल के ऊपर पॉइंट को हम कैसे मानेंगे, बोलिए पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे मानेंगे, r cos थीटा कामा r sin थीटा ही मानेंगे ना। तो s का कोऑर्डिनेट जो है, s का कोऑर्डिनेट जो है वो हम ऐसा निकालेंगे, r cos थीटा कामा r sin थीटा। अब SOM एंगल दे दिया है, कितना एंगल दिया है, वो θ2 π/3 बोल के दिया है, और यहाँ रेडियस का वैल्यू क्या है 3 ही तो है, 3 टाइम्स ऑफ cos π/3 कामा 3 टाइम्स ऑफ sin π/3। समझ में आ रहा है कि क्या यूज कर रहे हैं, θ2 वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, SOM, जो SOM बोल के दिया है ना, ये SOM कितना एंगल मेक कर रहे हैं, SOM π/3 बोला है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, s का कोऑर्डिनेट अभी आ जाएगा, हमारे को निकालो जल्दी, क्या आना चाहिए s का कोऑर्डिनेट, 3 इंटू cos 60 वैल्यू 1/2 और sin 60 वैल्यू √3/2, 3√3/2। ऐसा ही n2 का कोऑर्डिनेट भी चाहिए हमें, n2 का कोऑर्डिनेट भी चाहिए, n2 क्या है x2 कामा 0, और x2 का कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा हमें q से, q का कोऑर्डिनेट किधर है 3/2 कामा √3, 3/2 कामा √3, ये 3/2 कामा √3 x q का कोऑर्डिनेट है, यहाँ n2 के लिए 3/2 कामा 0 हो जाएगा, और q का 3/2 कामा √3। इतना तक समझ में आया बच्चे, इतना तक समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, n2s और n2q का डिस्टेंसेस निकालो, डिस्टेंसेस निकालने के लिए बोला है, तो n2s आराम से निकाल लेते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, बोलो। n2 एक पॉइंट है और s एक पॉइंट है, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही तो है, जब √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर करते हैं तो ये तो 0 बन गया, x2 - x1, तो √y2 - y1 होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमको y का डिफरेंस ही तो मिलेगा ना, तो √y2 - y1 ऐसा मिलेगा। इसका आंसर आ गया 3√3/2, ये n2s का वैल्यू हो गया। और n2q का वैल्यू क्या है, n2q का वैल्यू सेम है ही तो है, x कोऑर्डिनेट सेम है, y का कोऑर्डिनेट्स का बीच में डिस्टेंस निकालो, y का कोऑर्डिनेट n2q, तो x कोऑर्डिनेट्स तो सेम है, और y कोऑर्डिनेट्स क्या लेना है 0 और √3, y2 - y1 करने से √3 - 0 आ जाएगा, इसका आंसर भी √3 तो है, सही है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कुछ दिया है, देख लेते क्या रिलेशनशिप दिया है, वो बोल रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ n2q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n2s, 3 टाइम्स ऑफ n2q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n2s,
ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा नहीं करेगा देखेंगे। 3 टाइम्स ऑफ n2q, n2q क्या आया √3, ठीक है। इस साइड 2 टाइम्स ऑफ n2s क्या आया, n2s क्या है, सब्स्टिट्यूट करो करो 3√3/2, 2 कैंसिल, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स दिस रिलेशनशिप इज ट्रू। इसका मतलब क्या है, हमारा थर्ड आंसर सही है, थर्ड आंसर सही है, एक्सेलेंट। 3 मिल गए हमें, ये सही बोलने का, ये गलत बोलने का, और ये सही हो गया। अब तीसरा फोर्थ वन कर लेंगे। फोर्थ वन क्या है n1, अच्छा n1 क्या बोला है x1 कामा 0, जैसा हमने n2 का निकाला ऐसा ही n1 का भी निकाल सकते हैं। x1 कामा 0 है, x1 कामा 0 कहां से रहेगा, p कोऑर्डिनेट से तो आएगा ना, तो p का कोऑर्डिनेट हमारा पास है ऑलरेडी। p का कोऑर्डिनेट क्या आया देख लो, p का कोऑर्डिनेट 3√3/2 कामा 1 आया ना, तो n1 का जो आंसर आना चाहिए, n1 क्या आना चाहिए x1 कामा 0, तो इसका क्या आंसर आएगा 3√3/2 कामा 0, सही है ओके। और क्या बोल रहा है, और ऐसा जैसे हमने s का निकाला ऐसा ही हमको r को भी निकालना है। r किधर है, r इधर ही तो है, जो p का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल, तो ये कितना एंगल में कर रहा है, r वो m एंगल दे दिया है π/6, तो r का कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है। तो r का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, r a cos थीटा और r cos थीटा जो भी है, और cos थीटा 1 कामा और sin थीटा 1। अब लगाओ वैल्यूज, r का वैल्यू क्या है 3 cos 30 डिग्रीज, cos 30 डिग्रीज √3/2 और r sin 30 1/2, दैट मीन्स 3/2। इतना तक r का कोऑर्डिनेट निकालना आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे निकला, जैसे हमने s का निकाला ऐसा ही अब θ1 और θ2 वैल्यूज बदल जाते हैं। तो यहाँ θ2 लगाने से s कोऑर्डिनेट आ जाएगा, θ1 लगाने से r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। अब सेम तरीका में आपको क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n1 और पूछा किसका बीच में रिलेशनशिप n1p, ओके। p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, p का कोऑर्डिनेट क्या है हमको 3√3/2 कामा 1, ओके वो भी लिख देते हैं, और p का कोऑर्डिनेट 3√3/2 कामा 1, सही है ओके। अब सेम तरीका में n1p निकालो, n1p डिस्टेंस बिटवीन n1 एंड p, तो p और n1 को आप चेक कर लो, जिसका x कोऑर्डिनेट सेम है y2 माइनस y1 ही हो जाएगा आंसर, 1 माइनस 0 1 हो गया। ऐसा ही n1r निकालो, n1r इस पॉइंट और इस पॉइंट, r का कोऑर्डिनेट तो इधर ही है, तो इन दोनों के बीच में इधर भी 3√3/2 3√3/2 सेम x कोऑर्डिनेट है, y का डिफरेंस क्या है 3/2 है, ठीक है 3/2। समझ में आया, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करने से भी सेम आंसर आ जाएगा, ठीक। जब x का कोऑर्डिनेट सेम है तो y का डिफरेंस ही हमारा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या दे दिया क्वेश्चन में, देख लो क्वेश्चन में जाओ, बोला 9 टाइम्स ऑफ n1p इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n1r, 9 टाइम्स ऑफ n1p इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n1r होगा नहीं होगा चेक करना है हमें। 9 टाइम्स ऑफ n1p का वैल्यू क्या आया 1 आ गया, ठीक है। और 4 टाइम्स ऑफ n1r क्या आया 3/2, और ये 2 बार जाएगा, ये 6 हो गया। तो 9 इज इक्वल टू 6 बनता है क्या, नहीं बनता है ना, ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ये जेईई एडवांस 2025 में पूछा गया सवाल है। थैंक यू।